दोस्तों, कभी कभी ऐसी खबरें और घटनाएं हमारे सामने आती हैं जिनको बताते हुए दिखाते हुए हमें खुद बहुत तकलीफ़ होती है। ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस खबर को सुनकर जानकर सबसे पहले मुझे ही बहुत तकलीफ़ गुजरी है। मैं आरिफ खान, नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत अमरिया थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव की ये घटना है। ये कहानी सुनकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। इतने छोटे से फायदे के लिए या किसी को फंसाने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए अपनी बेटी, अपनी पोती या अपनी भतीजी की अपने हाथों से निर्मम हत्या करें। 2 दिसंबर को पीलीभीत थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकायत की गई कि 10 वर्ष की अनम की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी और किसी ने नहीं बल्कि एक शकील नाम के व्यक्ति को नामजद किया गया और ये कहा गया कि शकील की अनम के परिवार वालों से रंजिश चलती है, बहुत दिन से रंजिश चली आ रही है, इसलिए शकील ने ही उसकी हत्या करी। पुलिस परेशान थी। पुलिस ने बहरहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन उसने अपनी सर्विलांस, एसओजी टीम ये तमाम लगा दी और ये घटना की सच्चाई में तह तक जाने की कोशिश करने लगी। जब पुलिस घटना की सच्चाई की तह तक गई तो जो सच सामने आया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तोड़ती बच्ची पीलीभीत की अमन है। 10 साल की मासूम के कातिल उसके चाचा और पिता ही हैं। हत्या के वक्त पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और चाचा ने पेट में चाकू डालकर बच्ची की आंतें बाहर निकाल ली। कत्ल के बाद गांव के ही शकील को फंसाने की साजिश रची, लेकिन जांच में दोनों खुद फंस गए। अब आरोपी का कबूलनामा सुनिए। अपना मुंह घुमा ले रहे हो और तू मार दे जाओ, तू मार चाकू मार। तो बच्ची चिल्लाई नहीं जब चाकू लगा उसको? चिल्लाई को गला भी दावे पड़े। किसने दावा? नसीम भाई। हाँ? नसीम भाई। नसीम ने गला पकड़ा था। हाँ। अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पिता और चाचा ने मिलकर प्लान बनाया और बच्ची को नींद की गोली दी। फिर खेत में उस पर पत्थर और चाकुओं से कई वार किए। कहते हैं कि पड़ोस के गांव सरेंदा पट्टी में मेला लगा हुआ था और वो अपने चाचा के साथ मेला देखने के लिए गई थी, जहां पे उसके दादा ने भी चाय के होटल जो है छोटा सा लगा रखा था, जहां पे वो चाय पिलाया करता था। इसी होटल से ही एक व्यू रचना रची गई और ये बताया गया कि इस होटल पर वो बैठी हुई थी अपने चाचा के साथ में। चाचा इधर उधर गया होगा तो इतने में उसको अचानक गायब हो गई, यानी उस दादा के होटल पे से गायब हो गई जो दादा वहाँ पे चाय बना के बेचा करता था। ये 2 दिसंबर शुक्रवार की शाम की घटना है। जब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने जब खोजबीन करी तो शनिचर के दिन सुबह को वो एक गन्ने के खेत में तड़पती हुई मिली। जब तक उसको अस्पताल पहुंचाया गया उसने दम तोड़ दिया था। तभी रिपोर्ट शकील के नाम कराई गई, मुकदमा शकील के नाम दर्ज कराया गया और कहा यह गया शकील से उनकी दुश्मनी चलती है। शकील ने ही उसको यहाँ से किडनैप किया है, अगवा किया है और उसका कत्ल किया है। लेकिन कहानी कुछ और है। पुलिस ने अपने तरीके से अपना काम किया और मामले की तह तक पहुंचकर सच्चाई सबके सामने ला दी और झूठ का पर्दा फाश किया। पुलिस ने जो कहानी बताई है उसके अनुसार इन तीनों ने ही ये घटना की अंजाम दिया है, साजिश रची, और जब इनको पकड़ा गया है तो इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल लिया और ये बताया कि ये गुनाह क्यों किया था। साथ ही जिस हथियार से उस लड़की को मारा गया था वो हथियार बरामद हुआ, ईंट बरामद हुई और नशे की वो गोलियों का पैकेट भी बरामद हुआ, रैपर भी बरामद हुआ जो उसको दिया गया था। दरअसल मारने से पहले उसको जब वहाँ पे होटल में बिठाया गया था तो वहाँ पे किसी चीज़ में मिलाकर नशे की गोलियाँ दे दी गई थी ताकि वो बेहोश हो जाए, और जब वो बेहोश हो गई तो उसके पड़ोस के ही किसी गांव की एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसको पहले कत्ल किया गया और उसके बाद उसके सर पे ईंट मारी गई और तब उसको उठाकर वहाँ से एक बराबर के किसी खेत में फेंक दिया गया। लेकिन वो उस तरह से इन्होंने ये सोचकर फेंका कि ये मर चुकी है, लेकिन पूरी तरह से मरी नहीं थी। जब उसको होश आया तो वो रात भर वहाँ पर तड़पती रही, लेकिन चूंकि वो जंगल था, रात थी, तो कोई तो उठाने वाला था ही नहीं, और ज़ख्मों की ताब न लाकर जब तक सुबह को उसको अस्पताल पहुँचाया गया तब तक उसने दम तोड़ दिया। हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। दोस्तों, सोचिए ज़रा कि आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इंसान जो प्यार और मोहब्बत के लिए बनाया गया था, एक दूसरे के काम आने के लिए बनाया गया था, अपने रिश्तों को संजोने के लिए बनाया गया था, आज वही इन सब का कातिल है। यानी एक दादा को, एक बाप को और एक चचा को ज़रा भी रहम नहीं आया अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को इस तरह बेरहमी से कत्ल करते हुए। खबर का रुख करते हैं
दोस्तों, रामपुर में मतदान आरोप प्रत्यारोप के बीच समाप्त हो गया। इसमें कई आरोप लगे, पुलिस पर कई आरोप लगे कि पुलिस ने बहुत से वोटरों को वोट नहीं डालने दिए गए। हमने इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, फरत खान से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। के साथ इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में फरत खान जिनका नाम है वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जो परसों 5 तारीख को यहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें बहुत से आरोप लगाए गए हैं कि उन आरोपों के बारे में। फरत साहब, परसों ये आरोप लगे हैं यहाँ पर क्योंकि आप मुस्लिम महासंघ से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि मुसलमानों को पुलिस ने वोट डालने से रोका। देखिए, बिल्कुल निराधार आरोप है। किसी भी मुसलमान को वोट डालने से नहीं रोका गया, बल्कि जो बेईमानी से वोट पड़ते थे, जो लोग बेईमान थे, वो लोग जो थे उनको रोका गया और उन्होंने ये प्रोपगंडा फैलाया कि मुसलमानों को रोका जा रहा है। जबकि प्रशासन ने तो अपील की थी कि आप निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ अपना मत अधिकार करने निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये तो निराधार आरोप है और ऐसे आरोप चुनाव में अक्सर लगते रहते हैं। हम लोग मीडिया से हैं तो हमें कुछ लोग ऐसे मिले भी रास्ते में। उन्होंने कहा कि हमारे पास में 5-5 IDs हैं, उसके बाद में हमें अंदर नहीं जाने दिया गया वहाँ पे। तो वो तो हमारे कुछ सामने की बातें थी। उनका क्या, उनके बारे में क्या? देखिए, अगर कोई ऐसा है और आपकी जानकारी में आया है तो हम उन अधिकारियों की तरफ से क्षमा मांगेंगे अपने मतदाताओं से। अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वहाँ ये है कि किसी भी कर्मचारी और मुस्लिम मतदाता जो वोट डालने के लिए ज़्यादा जो इच्छुक थे, उनका क्या मकसद क्या था वोट डालने के लिए? मतलब क्या आदम खां को जिताना चाहते थे या आकाश सक्सेना की तरफ जा रहे थे? आपका क्या ओपिनियन, क्या सोच है आपकी इस बारे में? देखिए, ये लोकतंत्र का और राजनीतिक एक पर्व होता है। जैसे पर्व के तौर पे हमें ये लगता है कि हम वोट डालेंगे, तो वोट डालेंगे तो हम अपना विधायक चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे। तो लाजमी सी बात है कि वो लोग उत्साह में निकले थे और अपनी IDs घर भूल गए थे और कहीं कहीं गलती भी की कि उसका नाम जैसे सुहेल था तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। और जैसे सरकार की सूझबूझ है, जैसे कार्यशैली है कि बिल्कुल सही व्यक्ति सही नाम से वोट डाले। तो लाजमी सी बात है कि जिन लोगों ने वोट डाले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनके अगर वोट किसी कारण नहीं पड़ पाए तो वो आगे से ऐसी त्रुटियां ना करें और अपनी सही ID लेकर के अपने मतदान केंद्र पर पहुँचें। फरत साहब का कहना है कि मुसलमानों को वोट डालने से बिल्कुल कतई नहीं रोका गया और जिन लोगों के लिए अगर किसी अधिकारी ने ऐसा कहा है तो उनको इन्होंने क्षमा भी मांगी है। लेकिन इस वक्त जो विकास की राह के ऊपर जो लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर कोई लोग उसके अंदर में बाधा डालना चाह रहे हैं तो ये गलत बात है। रामपुर के मतदान पर ABP से प्राप्त ये रिपोर्ट भी देखिए। क्योंकि पिछली बार 56% वोटिंग हुई थी, जो पिछले के मुकाबले करीब 40% कम है। अब ये कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी बजा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, जबकि अब्दुल्ला आजम ने तो यहां तक कह दिया कि रामपुर से ज्यादा लोकतंत्र चीन और नॉर्थ कोरिया में है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक ही है। रामपुर में कम मतदान किसके लिए खतरे का निशान? रामपुर में बदलापुर, अब्दुल्ला आजम के बदले सुर। मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। 3 सीटों के उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग अगर किसी सीट पर हुई तो वो है रामपुर, जहां EVM वोट के लिए तरस गए। शाम 5 बजे तक बड़ी मुश्किल से 31% से ज्यादा की वोटिंग हुई, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि विधानसभा के वक्त रामपुर में 56% वोटिंग हुई थी और आजम खान ने करीब 55,000 वोट से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार रामपुर में कम हुआ मतदान खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि कम वोटिंग पर प्रशासन सफाई दे रहा है कि उपचुनाव में लोगों का रुझान कम होता है, लेकिन 5 से 10% वोटिंग कम हो तो ये दलील समझ में आती है। लेकिन जब वोट 32% पर अटक जाए तो सवाल खड़ा तो हो ही जाता है। क्योंकि बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की तुलना में लोगों का रुझान कम रहता है, बट फिर भी जो लोग मताधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं उनको सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का।
अंत में मुख्तार अब्बास नकवी और मोइन पठान को ज़रूर सुनिए, तभी आपको पूरी खबर का मज़ा आएगा। चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निष्पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है, कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया है। बिल्कुल है, और किसने कहा है कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है और उसमें फ़र्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस वक्त किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, 26 साल समाजवादी पार्टी में रहकर मैंने वो संघर्ष किए कि जिन संघर्षों पर कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं। और मैं वो व्यक्ति हूं कि जिसने अखिलेश यादव से आजम खान साहब के इशारे पर, जब वो सीतापुर में थे, मुझे इशारा दिया कि अखिलेश क्यों खामोश है, तुम भूकंप ला सकते हो। मैंने भूकंप भूचाल सब ला दिए। मैंने कटघरे में खड़ा किया अखिलेश यादव को कि आजम खान साहब के संदर्भ में क्यों खामोश हो, क्यों मूक दर्शक बने हुए हो। मेरे बोलने के बाद अखिलेश यादव जैसे महारथियों को रामपुर की सड़कों पे साइकिल चलाने पड़ गई। और मैं वो व्यक्ति हूं कि हर समय, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, भूकंप के झटके हो, हदिये के सुनामी जैसे वातावरण हो, मैं आजम खान साहब के साथ 1 इंच भी नहीं हटा था। लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और क्यों ना हो। रामपुर शहर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पठाना अक्सरियत का शहर है। यहाँ पर प्रत्याशी हर बार आप ऐसा ले आते हैं कि जिसका जनता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये वो प्रत्याशी है, जब 27 महीने आजम खान साहब जेल में थे तो ये आसिम राजा दिल्ली में अपना आशियाना बना चुके थे, दिल्ली में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुलिस के नाम का अगर कांस्टेबल भी आ जाता था, ये 7-7 मोहल्ले पार भाग जाया करते थे। आज इनके लिए सारी मोहब्बतें उजागर हो गईं और तंजिया लहजे में हमसे कह रहे हैं कि कौन पठानों को गालियां बक रहे हैं, अपनी महफिल में पठानों को गालियां बक रहे हैं। पठान वो हैं कि सन 1980 में अगर हमने आपको समर्थन नहीं दिया होता, हमारे बुजुर्गों ने समर्थन नहीं दिया होता, तो आप इतने बड़े नेता नहीं बनते। मैं उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं करूंगा, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में कौन मोइन पठान, कभी कौन राजेंद्र चौधरी, कभी कौन शिवपाल यादव, ये फ्लॉप डायलॉग हो चुके हैं। जमाना एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, सबको मालूम है कि मोइन पठान वो था। आज टीवी की डिबेट्स के एंकर ये कह रहे हैं, जब दूसरा आदमी मुझसे कहता है किसी डर में आजम खान को छोड़ चुके होंगे, उस टीवी के एंकर ने कहा डर में नहीं, जब यूनिवर्सिटी के अंदर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तो ये मोइन पठान टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी लड़ते थे और समाजवादी के प्रवक्ताओं से भी लड़ते थे कि समाजवादी क्यों खामोश है। अखिलेश यादव से गंगाराम में जब मिलाप हुए तो मोइन पठान को बिठालना चाहिए था। मेरी नाराजगी कराई थी आपने अखिलेश से। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, खास तौर पे अपने दूसरे समाज की अहम जाति पर, ये इनकी तादाद जिले में हमसे कहीं ज्यादा है। मशकूर अहमद मुन्ना साहब, इनके साथ, इनके तुर्क समाज के साथ तो उन्होंने वो किया है कि कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। तुर्कों की कयादत रामपुर से खत्म कर दी। 1-2 जिला पंचायत के सदस्य बचे होंगे तो बचे होंगे, वरना तुर्कों का रामपुर में मिक्की मियां के दौर में बोलबाला होता था। ये मशकूर मुन्ना साहब चेयरमैन थे। मैं छात्र संगठन की राजनीति करता था, NSUI का राष्ट्रीय सचिव रहा हूं जब 90-92 MLA हुआ करते थे कांग्रेस के। 26 साल इनके साथ रहने के बाद ये मेरे मन में पीड़ा है कि अगर चुनाव के मैदान में नहीं उतारा जा सकता था मुझे, तो क्या संगठन में समायोजित नहीं कर सकते थे?
क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला साहब की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए तेज तर्रार और योग्य लोगों का उन्होंने गर्दन काट के ऐसा दमन किया है कि हमारे मन की पीड़ा को अगर आप जनता तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? हर जिले के 2-4 पदाधिकारी अखिलेश के दाएं बाएं बैठे होते हैं। क्यों रामपुर के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया? क्यों रामपुर के लोगों को पीछे रखा? मान सम्मान में आज भी मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं उनका आदर करता रहूंगा, लेकिन उनको ये चाहिए कि जो उनके साथ 4-6 बचे हुए लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में बड़े पद दें, ताकि ये हमको गलत साबित करें कि मोइन पठान गलत कहता था, हमने दूसरों को आगे बढ़ा दिया। आप एक को पद दिलवा दीजिए, उस दिन मैं फिर से दूसरा के ये बात कहने को तैयार हो जाऊंगा कि नहीं, गलती उन्होंने नहीं करी थी, गलती मैंने की थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस